नमस्कार दोस्तों 2.5 महीने से लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव में बहुत सारे मुद्दे उठे। बेरोजगारी का, रोजगार का, महंगाई का, 5 किलो राशन देने का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पाकिस्तान का, मंगलसूत्र का, मुजरे का, पता नहीं क्या क्या है। अगर भाषा शैली भी देखें तो बड़े बड़े नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी भाषा में बहुत गिरावट भी आई। पर इनसे एक मुद्दा बहुत हैवी रहा पूरे देश भर में, वो था अग्निपथ योजना का, जो हर मंच से सुनाई दिया पूरे देश को। अखबारों में देखो, आप न्यूज में देखो, आप फेसबुक पे देखो, आप यूट्यूब पे देखो, बहुत हैवी रहा। और ये मुद्दा विपक्ष ने, जो गठबंधन है, कांग्रेस, सपा, बसपा, पता नहीं क्या क्या है, सब ने ही उठाया। बसपा तो नहीं है उसमें, सपा, दूसरी जो भी पार्टियां पूरे देश भर की, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत हैवी तरीके से उठाया कि अगर जो ईडी गठबंधन की सरकार आती तो हम अग्निपथ योजना को हम वापस लेंगे। अब इसी बात का जवाब देने के लिए पूर्व जनरल वीके सिंह जी उतरे हैं महाराष्ट्र में, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का नाम लेके, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेके, या दूसरे जो नेता हैं केजरीवाल जी का नाम लेके उनकी आलोचना करी। आप लोग देख रहे होंगे कि 2.5 महीने में आप लोगों को सिर्फ गाजियाबाद में ये उस दिन रोड शो में दिखे होंगे। उसके बाद में पूर्व जनरल वीके सिंह दिखे नहीं, पता नहीं अभी कहीं राज्यपाल बना दिया या नहीं बना दिया इनको। पर इतना समय लग गया इनको अग्निपथ स्कीम के फायदे गिनाने में। पर अगर कोई इनसे ये पूछे कि आप 3 फायदे गिना दो अग्निपथ स्कीम के, तो मेरे हिसाब से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं उससे उठ के भाग जाएंगे। दूसरी बात, मैं चैलेंज देता हूं, क्योंकि पूर्व जर्नल हैं और उसने एक्सेप्ट भी करना चाहिए, कि मैं पूर्व सैनिकों की एक छोटी सी मीटिंग करवाता हूं। अगर कहेंगे तो बड़ी रैली भी करवा दूंगा, और वो भिवानी में करवा दूंगा, झज्जर में करवा दूंगा, या रोहतक में करवा दूंगा, या दिल्ली में करवा दूंगा। सिर्फ आपने पूर्व सैनिकों को समझाना है कि अग्निपथ योजना किस हिसाब से फायदेमंद है, सिर्फ यही बताना है। अगर फायदेमंद है तो ये सिर्फ पे छोटे रैंक पे क्यों लागू की, बड़े रैंक पे भी कर देते, क्योंकि इससे तो और ज्यादा पैसे की बचत होती। दूसरी बात, आधी अधूरी ट्रेनिंग देके और उसको धकेलना, उसके बारे में क्या कहेंगे जनरल साहब? अभी तक जो अग्निवीर हैं 11 के करीब शहीद हो चुके हैं, और 7 के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मतलब उसको कहते हैं संदिग्ध हालातों में उनकी मृत्यु हुई है। उसके ऊपर तो सरकार ही जवाब दे सकती है। उसके ऊपर जनरल साहब क्या कहना चाहेंगे? मतलब बाप से पहले बेटा रिटायरमेंट हो जाएगा। जहां 4 साल की नौकरी है, वहीं पर पूर्व जनरल साहब ने 6 महीने बढ़वाने के लिए न्यायालय में चले गए थे, सिर्फ 6 महीने बढ़वाने के लिए। उनको 6 महीने की नौकरी इतनी अच्छी थी। एक सवाल और भी है कि वो भी अन्ना हजारे जी के साथ में रहे थे, तो अन्ना हजारे जी भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं, तो वो उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? केजरीवाल के खिलाफ तो बोल ले। मेरी पूर्व जनरल साहब से एक और मेरा सवाल है कि वो जनरल रहे, सेनापति रहे, उन्होंने जो छोटे रैंक के सैनिक है उनके लिए अपने कार्यकाल में क्या किया? अग्निपथ की बात नहीं करूंगा मैं, अपने कार्यकाल में क्या किया? क्या जो भारतीय सेना में जो अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं उनको बदला गया? क्या भारतीय सेना अधिनियम बनाया गया? जब संविधान का आर्टिकल 16 हमारे को अधिकार देता है कि समान काम तो समान भत्ते, क्या इनके ऊपर उन्होंने कभी सरकार को समझाने की कोशिश करी? क्या कोई सिफारिश भेजी?
कि जब समान काम है मिलिट्री का, कि बॉर्डर के ऊपर खड़े होते हैं, मिलिट्री का जो जीवन है उसमें पहाड़ भी है तो रेगिस्तान भी है, बर्फ है तो वो जैसे गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो दलदल है वो भी है, जंगल है तो बारिश भी है। क्या समान नहीं होनी चाहिए मिलिट्री सर्विस पे? जब आर्टिकल 16 कह रहा है, बहुत सारे भत्ते हैं जो अलग अलग हैं, चाहे ग्लेशियर के, चाहे इंसर्जेंसी के, चाहे फील्ड के, किसी भी तरह से। सीएसडी के अंदर क्या एक समान है? एक समानता है। एक को इतने का सामान मिलेगा, एक को इतनी शीशे की गाड़ी मिलेगी, एक व्यक्ति इतने शीशे की गाड़ी ले सकता है। सबसे बड़ी बात, चलो इनमें भेदभाव है, जो इलाज में भेदभाव, ये तो बाबा भीमराव अंबेडकर नहीं लिख के गए, ना ही संविधान के किसी पेज पे लिखा हुआ है कि इलाज में भेदभाव, जबकि सभी सिपाही से लेकर जनरल तक रिटायर्ड 1000 रुपये देते हैं पर मंथ अपनी पेंशन से। किसी को जनरल वार्ड है तो किसी को सेमी प्राइवेट वार्ड है, किसी को प्राइवेट वार्ड है, किसी का इलाज पंखे के नीचे हो रहा है तो किसी का इलाज छोटे से कमरे, वीआईपी कमरे में 2-2 एसी चला के हो रहा है। तो पूर्व जनरल साहब ने जब उनके पास में कलम थी तब क्या इन चीजों को समाप्त करने की कोशिश करी? और वो सांसद भी गए। तो मेरा एक सवाल और भी है कि उन्होंने कब कोई प्रश्न उठाया भारतीय सेनाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए, उनकी रूपरेखा तैयार करने के लिए कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो अगर मैं देखता हूं उनके कार्यकाल में तो उन्होंने कोई प्रश्न ही नहीं लगाया। अब यहां भी देखने की बात है कि गाजियाबाद में बहुत सारे हमारे पूर्व सैनिक हैं जिनको मैं भी जानता हूं, वो जन्मदिन के ऊपर केक लेके पूछ जाते हैं जनरल साहब के पास में। पूछना भी चाहिए, जनरल साहब को शुभकामनाएं भी देनी चाहिए। पर मेरा उन भाइयों से भी सवाल है कि आप लोगों ने पूछा जनरल साहब से कि अग्निपथ योजना लाभदायक कैसे है, इसके फायदे क्या? तो इतना तो जानने का हमारे को अधिकार है कि अग्निपथ से क्या फायदे होने वाले। हम इतने पढ़े लिखे नहीं है जितने जनरल साहब पढ़े लिखे हैं। हम तो बहुत एक छोटे से रैंक के हैं, हमारी तो पेंशन भी 18,000 रुपये होगी, तो जनरल साहब की तो 1,25,000 रुपये। ऊपर से अब तो उनके पास में सांसद की भी पेंशन हो गई, तो इस हाथ में भी लड्डू है तो इसमें भी घी है, लड्डू घी खा रहे हैं, खूब मजे ले रहे हैं। तो सिर्फ सीधी सी बात यह है कि अग्निपथ योजना में क्या फायदे? जनरल साहब, मैं तो हाथ जोड़ता हूं आपके सामने और मेरा वीडियो आप तक पहुंच भी जाएगा। आपको जन्मदिन की भी शुभकामनाएं हैं, आपकी लंबी उम्र के लिए भी। पर कृपया करके इन सवालों का जवाब दें कि अग्निपथ योजना कैसे लाभदायक। और दूसरी बात, जब आपके सेना अध्यक्ष थे तब आपने पूर्व सैनिकों के लिए क्या क्या किया, क्या क्या उनके लिए योजना बनाई, कैसे उनको आत्मसम्मान दिया, मतलब बहुत सारी चीज़ आप बताएं। और तीसरी चीज़, आप सांसद रहे तो सांसद रहते हुए आपने पूर्व सैनिकों की, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, मिलिट्री सर्विस पे की बात हो, डिसेबिलिटी पेंशन की बात हो, चाहे सैनिक विधवा की बात हो, चाहे एक्स ग्रुप की बात हो, चाहे जेसीओ रैंक की ऑनरेडी की बात हो जो राष्ट्रपति से भी मिलता है, चाहे मतलब बहुत सारे जो मांगे हैं जो आपको मालूम है कि आपने उन मांगों को कब और किस समय संसद के पटल पे उठाया और संसद के अंदर रखा, या आपने अपनी सरकार प्रधानमंत्री को ले जाके इन मांगों के ऊपर कब समझाया? धन्यवाद। जय हिंद।